आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। काका राम राम। राम राम हरिया बेटा, राम राम। अरे क्या बात है हरिया, आज बहुत दिनों बाद याद आई अपने गजभिये काका की। क्या बताऊं काका, जरा बाहर गांव चला गया था। लेकिन मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या? कमली काकी अपनी बेटी लाली की फिर से शादी करने जा रही है। अरे हाँ, तो इसमें गलत क्या है? हाँ चल चल चल, ले तू चाय पी ले। हाँ काका, लाली तो विधवा है, उसकी शादी। अरे हरिया, किस जमाने में जी रहा है तू, हैं? अरे अब सब जात पात ऊंच नीच की दीवारें समाज ने बिल्कुल तोड़ दी हैं। अरे तो फिर विधवा विवाह क्यों न हो? अरे हरिया, मैं तो कहता हूँ एकदम सही फैसला है लाली की शादी का। और फिर जब उसे कोई अपनाने वाला मिल गया है तो फिर क्या परेशानी है, बता तू। लेकिन गजभिये काका, ये बात कुछ गले नहीं उतरती। अरे हरिया, इसकी वजह यह है कि तू अभी तक रूढ़ियों से चिपका बैठा है। देख हरिया, तुझे पता है राजा राममोहन राय महिलाओं की आजादी के कितने बड़े हिमायती थे। अरे सती प्रथा खत्म करने के लिए कितना परिश्रम किया था उन्होंने। तब जाकर 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। अरे हरिया, अपने अन्ना साहब कर्वे ने तो सारा जीवन नारी की दशा बदलने में लगा दिया था। अन्ना साहेब कर्वे के महान गुणों और उनके समर्पण की भावना को समझने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। सन 1958 का वो दिन जब अन्ना साहब ने अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे किए। इसी दिन इस महान शताब्दी पुरुष को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पूरे देश में उनका शताब्दी समारोह मनाया गया। मुख्य समारोह बम्बई में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस महान व्यक्ति को प्रणाम करते हुए कहा था, मैं अन्ना साहब कर्वे को कैसे बधाई दे सकता हूँ? उनके हिमालय जैसे व्यक्तित्व के सामने मैं क्या हूँ? मैं उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। हम अपना सौभाग्य समझेंगे यदि हम उनके महान गुणों, विशेषताओं, समर्पण की भावना और सादगी का थोड़ा सा हिस्सा भी अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। अपने सम्मान के प्रत्युत्तर में सदा की तरह विनम्र अन्ना साहेब ने अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने सहकर्मियों को दिया। यहाँ जिस व्यक्ति को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देकर सम्मानित किया जा रहा था, वो संकोची और विनम्र व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति के मामले में इस कदर बेजोड़ था कि अपने आप में एक मिसाल बन चुका था। लेकिन ये इच्छा शक्ति का धनी कर्मशील व्यक्ति यूं ही सोना नहीं बन गया। उसे किसी पारस मणि ने नहीं छुआ था। वो जीवन की आंच में तप तप कर बड़ा हुआ था। अन्ना साहब का बचपन बहुत गरीबी और अभावों के बीच बीता। तब अन्ना साहब कर्वे को धोंडू के नाम से जाना जाता था। 18 अप्रैल 1858 इसी दिन कोंकण जिले के तटीय गांव मरूद में धोंडो केशव कर्वे का जन्म हुआ था। बधाई हो कर्वे साहेब, पुत्र जन्म की बधाई हो। अरे लेकिन क्या भाग्य लेकर आया है ये बालक। कल तक जो परिवार हीरे मोतियों में खेलता था, आज वही दर दर भटक रहा है। सुबह खाना खा लिया तो पता नहीं शाम को रोटी भी मिलेगी या नहीं। अच्छे दिन नहीं रहे काकू तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। लेकिन इसके लिए बच्चे के भाग्य को क्यों दोषी ठहरा रहे हो? एक दिन यही बच्चा परिवार का नाम रोशन करेगा, देख लेना काकू। अरे जब रोशन करेगा तब करेगा, लेकिन अभी तो गरीबी ही इसे पालेगी। तो क्या हुआ, इस देश में लाखों परिवार गरीबी में जी रहे हैं, एक हम भी सही। और फिर हमने धन दौलत खोई है, अपना चरित्र और ईमान नहीं खोया। देख लेना काकू, इसी चरित्र की पतवार के सहारे हम सब की नैया पार लग जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी यही हैं और तुम भी यही हो। देखेंगे कितना नाम रोशन करेगा ये धोंडू। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा हुआ, वो संकोची और शर्मीला बालक
बुद्धिमान और परिश्रमी बनता गया। बालक धोंडू पर माँ का बहुत प्रभाव था। माँ ने हमेशा उसे चरित्रवान बनने की सीख दी थी। उस दिन एक छोटी सी घटना ने तो जैसे धोंडू को बदल कर ही रख दिया। अरे ढोंडू, क्या खेल में लगा हुआ है? यहाँ खेलने से अच्छा है मेरे साथ चल, तो 10 रुपए मिलेंगे। 10 रुपए। 10 रुपए? ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मिलेंगे कहाँ? अरे तू मेरे साथ तो चल, और हाँ, भीकू भाऊ को भी साथ ले चल, उन्हें भी मिल जाएंगे 10 रुपए। लेकिन पहले बता तो सही, कहाँ से मिल जाएंगे इतने पैसे? कोई गलत काम तो नहीं करना है? देख ढोंडू, बड़ौदा के महाराजा विद्यार्थियों को दक्षिणा के रूप में 10-10 रुपए बांट रहे हैं। मैंने सोचा अपन साथ चल कर ले लेते हैं। 10 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है ना। वो तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे आई से पूछना होगा। तो जल्दी से पूछ करा, मैं यहीं रुकता हूँ। आई, मुझे जाने दो आई। पूरे 10 रुपए मिलेंगे। नहीं ढोंडू, बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन इसमें बुरा क्या है? राजा विद्यार्थियों को दक्षिणा दे रहा है, वो भी 10-10 रुपए। तो लेने में क्या गलत है? गलत है। पहली बात तो ये है ढोंडू कि हमें दूसरों के दान पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए। तुम्हें पैसा चाहिए ना, तो खुद काम करो। ये 2 हाथ जो ईश्वर ने दिए हैं, वो हाथ सदा देने के लिए उठें, लेकिन लेने के लिए कभी ना उठें। बेटा, अपनी बुद्धि को अच्छे कामों में लगाओ, मेहनत और ज्यादा मेहनत करो। इसी से जीवन बदलेगा तुम्हारा। दान दक्षिणा तो तुम्हें मेहनत करने से रोकेगी बेटा। आई बात समझ में? ठीक है आई, मैं समझ गया। अब मेरा रास्ता मेहनत का ही रास्ता होगा। कल से पाठशाला जाने के बाद मैं दोने पत्तल बनाने का काम करूंगा। इसमें तो कुछ गलत नहीं है ना? इसमें कुछ गलत नहीं है बेटा। मेहनत से कमाई 1 पाई भी राजा के 10 रुपए से ज्यादा कीमती होगी। लेकिन ढूंढू बेटा, पढ़ाई करना मत भूलना तुम। पढ़ाई करूंगा, लेकिन उसका बोझ तुम पर नहीं डालना चाहता, इसलिए कुछ काम करना चाहता हूँ। आई, मुझे आशीर्वाद दे। ठीक है बेटा, तू बड़े बड़े काम करने के काबिल बन जा मेरा ढूंढू। आई। लगन के पक्के बालक ढूंढू ने स्कूल में पढ़ते हुए ही परिवार की आमदनी में अपना सहयोग देना शुरू कर दिया। हालांकि 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह राधाबाई से कर दिया गया था, लेकिन ढोंडू की पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने जब अनुभव किया कि उनकी पढ़ाई जारी रखने का अर्थ है बड़े भाई और माँ पर और अधिक बोझ, तब उन्होंने अपने खर्चे और भी कम कर दिए। मैट्रिक में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर उन्हें बंबई के प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश मिल गया। सन 1884 में वे गणित विषय में विशिष्टता के साथ स्नातक हो गए। उन्होंने कोई बड़ी नौकरी ढूंढने की बजाय अध्यापन के कार्य को चुना। अपनी पत्नी राधाबाई और बेटे रघुनाथ के साथ गिर गांव में रहने लगे। शिक्षक के रूप में वे अपने विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय थे और उनका घर तो जैसे विद्यार्थियों के लिए छात्रावास ही बन गया। अन्ना, मुझे कॉलेज में प्रवेश मिल गया है अन्ना। अरे प्रवेश तो तुम्हें मिलना ही था, इतने अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण जो हुए हो। अच्छा, अब ये बताओ, गांव में सब लोग कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं अन्ना। आते समय आपके घर भी गया था। अच्छा, तो आई ने ये डब्बा भिजवाया है आपके लिए। अरे वाह, इसमें तो मेरे पसंद के लड्डू ही होंगे। देखो, वही खुशबू आ रही है। अरे सुनती हो, देखो आई ने क्या भिजवाया है, मेरी पसंद के बेसन के लड्डू। जल्दी से आओ, हम सब मिलकर खाते हैं। लो, तुम भी लो। जी जी बिल्कुल। क्या नाम बताया तुमने अपना? अन्ना, गणपत नाम है मेरा। हाँ, गणपत। तो गणपत, लो लड्डू खाओ। अब हालांकि तुम ही तो लेकर आए हो। जी लेकर तो आया हूं, पर अभी तक चखा नहीं है। बातें अच्छी कर लेते हो। अब एक यही काम हमसे नहीं होता। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? अन्ना, अब परेशानी यह है कि मैं रहूंगा कहाँ। अजीब बात है, भाई हमारे गांव से आए हो, मुझे अन्ना कहते हो और फिर भी पूछते हो कि मैं कहाँ रहूंगा। अरे गणपत, ये हमारा घर कम और छात्रावास ज्यादा है। अभी थोड़ी देर में और भी बच्चे यहाँ आ जाएंगे। मजे से यहाँ रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। जीवन में कुछ बन कर दिखाओ। अन्ना, मैं आपका ये उपकार कैसे भूलूंगा अन्ना।
जब बड़े आदमी बन जाओगे ना तब बताऊंगा। अभी तो अन्ना के छोटे भाई की तरह खूब मन लगाकर पढ़ो। जी अन्ना। एक मिनट, जरा हमारी बात सुनेंगे? ओहो आलो। देखिए, बुरा ना मानिएगा, पहले ही इतने बच्चे यहाँ पर रहकर पढ़ रहे हैं। इनकी जरूरतें जुटाने के लिए सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है आपको। अब एक और विद्यार्थी आ गया तो काम कैसे चलेगा? अपने गांव का बच्चा है तो समझो परिवार का ही बच्चा है। देखो, एक काम करूंगा कि कल से मैं विद्यालय तक पैदल जाया करूंगा। लेकिन आपका स्कूल मत गांव में है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। और फिर इस बच्चे ने तो आज हमें अन्ना का नाम दिया है, अब इस नामकरण की कुछ तो दक्षिणा देनी ही होगी। बस तय हो गया, अन्ना कल से पैदल ही जाया करेंगे। अन्ना की पत्नी राधाबाई ने सदैव उनका साथ दिया, लेकिन दुर्बल राधाबाई के लिए इतने बड़े परिवार की देखरेख करना संभव नहीं था। वो बीमार रहने लगी और सन 1891 में राधाबाई की मृत्यु हो गई। अब अकेलापन अन्ना को घर में काटने लगा। उन्होंने बंबई छोड़ने का फैसला कर लिया और एक दिन अन्ना ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लिया। इस तरह अन्ना अपने परिवार के साथ पुणे आ गए। यहाँ से अन्ना के जीवन की धारा एकदम बदल गई। वे पूरी तरह समाज सेवा की ओर मुड़ गए। मित्रों, मैंने निश्चय किया है कि अब मैं अपना जीवन महिलाओं के कल्याण और विशेष रूप से विधवाओं की स्थिति को सुधारने में लगाऊंगा। यदि आप भी इस दिशा में कार्य करना चाहें तो आपका स्वागत है, वरना मैं अकेला ही। लेकिन अचानक इस हृदय परिवर्तन का कारण क्या है अन्ना? समाज सेवा की ओर मुड़ने का अचानक ये फैसला क्यों? नहीं, इसमें अचानक कुछ भी नहीं है। हमारे आसपास विधवाओं की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। उनकी समाज में कोई परवाह नहीं करता। उनकी हालत जानवरों से भी ज्यादा खराब है। वे किसी भी सामाजिक समारोह में भाग नहीं ले सकती। मैं पिछले दिनों अपने एक मित्र के घर गया था। दुर्भाग्य से उसकी बहन विधवा थी। मैंने जबरन उसके बाल मुंडवाते हुए देखा। वो किस तरह बिलक बिलक कर रो रही थी, विरोध कर रही थी, लेकिन उसके अपने परिवार वाले उसे मजबूर कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, 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 मैं अपने बाल नहीं कटने दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। अरे कोई तो मेरी मदद करो। यूं दूर खड़े खड़े क्या देख रहे हो आप लोग? मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। और बस उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं उस जैसी हर स्त्री की मदद करूंगा, क्योंकि किसी एक विधवा स्त्री की सहायता से काम नहीं चलेगा। हालात बदलने हैं तो समाज को बदलना होगा। अगर ऐसा निश्चय कर ही लिया है अन्ना, तो तुम ही क्यों नहीं किसी विधवा से विवाह कर लेते? अभी तो तुम्हारी उम्र भी ज्यादा नहीं है। ठीक है मित्र, मैं वचन देता हूं, अगर मैं पुनर्विवाह करूंगा तो किसी विधवा से ही करूंगा। अन्ना अपने निश्चय के पक्के थे। उन्होंने जो निश्चय कर लिया उस पर अडिग रहे। हालांकि वे जानते थे कि किसी विधवा से पुनर्विवाह का विचार भी समाज में तूफान ला देगा। इसके बावजूद वे एक दिन अपने मित्र नरहर पंत से मिलने जा पहुंचे। नरिया, नरिया, नमस्कार, कसा काय तू? अरे अन्ना, तुम आज बहुत दिनों बाद आए। इधर का रास्ता कैसे भूल गए? नहीं, मैं रास्ता भूला नहीं हूं, बल्कि खासकर तुमसे मिलने ही आया हूं। अरे वाह, आज तो हमारे अन्ना की आवाज भी कुछ बदली बदली लग रही है। नहीं रे, ऐसे कहीं नहीं, बस एक खास काम से आया हूं। बताओ, क्या खास काम है भाई? एक सवाल पूछता हूं नरिया, सोच समझ कर जवाब देना। मुझसे? पूछो। नरहर, तुम मेरे मित्र हो, लेकिन क्या तुम अपनी बहन का विवाह मुझसे करोगे? क्या? तुम
गोंदूबाई से विवाह करोगे? हाँ, नहीं, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो। लेकिन अन्ना, तुम्हें पता है गोंदूबाई विधवा है। हाँ नरिया, लेकिन मैंने निश्चय किया है कि मैं किसी विधवा से ही पुनर्विवाह करूंगा। अन्ना, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरी विधवा बहन को दलदल से निकालकर सुखी जीवन देने जा रहे हो। अन्ना, इसे समाज स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अन्ना। तुला माहित है ना, मैं परेशानियों से नहीं डरता और जो निश्चय कर लिया उस पर अटल रहता हूं। सिर्फ ईश्वरचंद विद्यासागर के आदर्शों की बात करने से तो काम नहीं चलेगा ना, हमें उन पर अमल करके भी तो दिखाना होगा। अन्ना, तुम इंसान नहीं, फरिश्ते हो। नहीं नरिया, देखो मुझे एक अच्छा इंसान ही रहने दो बस। तुम हाँ कहो तो मैं जल्द से जल्द गोंदूबाई से विवाह करने को तैयार हूं। मुझे स्वीकार है, अपनी बहन का जीवन मुझे स्वीकार है अन्ना। पुरुष और स्त्री के बीच समानता का संकेत ही समाज में हलचल पैदा कर गया। उन दिनों समानता का यह विचार लोगों की समझ से परे था। अन्ना और गोंदूबाई के विवाह से समाज में एक तूफान सा आ गया। कुछ विद्वानों और विशिष्ट लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन सामान्य लोगों ने अन्ना और उनकी पत्नी का पूरी तरह बहिष्कार कर डाला। बुरा हाल तो तब हुआ जब अन्ना अपनी दुल्हन के साथ मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। लोगों ने उन्हें गांव की सीमा पर ही रोक दिया। कहाँ जा रहे हैं दूल्हे राजा? इस गांव की सीमा में तुम्हें नहीं घुसने दिया जाएगा। तुम्हें गांव में नहीं घुसने देंगे दोंडू। अरे निकाल बाहर करो इनको सबको। तुम्हारी सजा यही है कि अब तुम अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख पाओगे। स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही थी, लेकिन अन्ना शांत रहे। इन बातों से उन्हें बहुत चोट पहुंची। कुछ समय के लिए वे विचलित हो गए। आज इन लोगों ने मेरी माँ और भाई को भी मुझसे छीन लिया। मैं सोचती हूँ कि आपने मुझसे क्यों विवाह किया। मैं तो अपने दुर्भाग्य को ही जी रही थी, लेकिन आज आप भी मेरी वजह से अपने घर और अपने परिवार से दूर हो गए। मैं बहुत अभागी हूँ और मेरे दुर्भाग्य की छाया अब आप पर भी पड़ रही है। नहीं आनंदी, तुम अपने आप को दोष मत दो। सच तो यह है कि हम इस समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और समाज हमें अपनी तरह से ठीक करने का प्रयास कर रहा है। इस राह पर तो हमें बहुत कुछ खोना ही होगा। ये तो बस शुरुआत ही है, पता नहीं आगे क्या क्या होना है। ईश्वर ना करे कि मेरी वजह से आपको अब और कोई दुख पहुंचे। नहीं आनंदी, नहीं। इसीलिए तो मैंने तुम्हारा नाम गोंदूबाई से बदलकर आनंदी रखा है। तुम मेरे जीवन में आनंद भरोगी। शेष जो भी होना है होता रहेगा। शायद इस समय अन्ना भविष्य को पढ़ रहे थे। कुछ समय बाद अन्ना की माता की मृत्यु हो गई। तब भी अन्ना उनके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। आई काय झाला आई? मैं तो तेरी ही बताई राह पर चल रहा था, लेकिन आज तू भी मुझे छोड़कर चली गई। और देख तो मुझे कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ी है अपने कामों की। आज मैं अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाया तेरे। गांव वालों के विरोध के चलते मैं आखिरी समय तेरा चेहरा तक नहीं देख पाया। आई उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। अब मैं निराश्रित महिलाओं के लिए एक आश्रम बनवाऊंगा। जब तक महिलाओं को शिक्षा के अवसर नहीं मिलेंगे तब तक उनकी हालत सुधरने वाली नहीं है। अब इस दिशा में काम करना ही होगा। महिलाओं की शिक्षा आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इसी विचार के साथ अन्ना ने अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की। सन 1896 में
प्रसिद्ध भारतीय इतिहास शास्त्री डॉक्टर राम गोपाल भंडारकर इस संस्था के अध्यक्ष बने। आश्रम की शुरुआत केवल 2 बालिकाओं से हुई थी, लेकिन एक ही वर्ष में ये संख्या 15 हो गई। अब पुणे का वो छोटा सा किराए का मकान आश्रम के लिए और भी छोटा पड़ने लगा। एक दिन अन्ना डॉक्टर भंडारकर को साथ लेकर हिंगने गांव पहुंचे। हाँ डॉक्टर भंडारकर, ये देखो, हम यहाँ बनाएंगे अपना आश्रम। यहाँ? लेकिन यहाँ तक आने के लिए कोई सड़क भी नहीं। यहाँ तो बैलगाड़ी भी मुश्किल से आ पाती है। तो क्या हुआ, हम भी तो ऐसी ही दुर्गम राह पर चल रहे हैं। हमारा आश्रम भी ऐसे ही स्थान पर हो तो क्या गलत है। वर्ष 1908 में अन्ना ने निष्काम कर्म मठ की स्थापना की। इस संस्था का जैसा नाम था वैसा ही काम भी था। यहाँ सभी निस्वार्थ भावना से काम करने वाले कार्यकर्ता थे। जल्दी ही गरीब परिवार की लड़कियों के लिए आवासीय पाठशाला बनानी होगी, जहां लड़कियां शिक्षा प्राप्त करेंगी। इस तरह उनके विवाह में वृद्ध पुरुषों से अनचाहा विवाह भी टाला जा सकेगा। इस तरह लड़कियां कम उम्र में विधवा जीवन के अभिशाप से भी बच सकेंगी। मानो न मानो, शिक्षा ही ऐसी चाबी है जिससे बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। अन्ना ने आश्रम में ही लड़कियों के लिए आवासीय पाठशाला खोल दी, जहां उन्हें शिक्षा के साथ साथ हस्तशिल्प भी सिखाया जाने लगा, जिससे छात्राएं आत्मनिर्भर बनी। आश्रम और पाठशाला सामाजिक सुधार के केंद्र बन गए। यहाँ पर महिलाएं उदास और असहाय नहीं दिखाई देती थीं। अंधेरा नहीं, रोशनी चाहिए, रोशनी चाहिए। सूरज को साथी बनाकर रहेंगे, सूरज को साथी बनाकर रहेंगे। पढ़ेंगे बढ़ेंगे ये संकल्प है, नई हर दिशा हम जगा कर रहेंगे। सूरज को साथी बनाकर रहेंगे, सूरज को साथी बनाकर रहेंगे। अरे आज बापू आ रहे हैं आश्रम में। अरे देखो बापू आ गए। अरे आगे बापू, बापू आ गए। अरे जल्दी आओ, बापू आ गए हैं। उस दिन गांधी जी ने आश्रम को देखा और अन्ना के प्रयासों की सराहना की। वे निष्काम कर्म मठ के स्वयं सेवकों और विशेषकर स्वयं सेविकाओं से बहुत प्रभावित हुए। अब महिला शिक्षा के लिए अन्ना के प्रयास और तेज हो गए। एक दिन अन्ना को जापान से एक पत्र मिला, जिसमें जापान के एक महिला विश्वविद्यालय की चर्चा की गई थी। अन्ना को लगा ये पत्र उनके विचारों का प्रतिबिंब है। विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुई और अन्ना प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। बाद में ये विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी यानी SNDT के नाम से जाना गया, क्योंकि उन्होंने इस विश्वविद्यालय की आर्थिक नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अन्ना ने सन 1936 में गांवों में पाठशालाएं खोलने का काम शुरू किया। उन्होंने महाराष्ट्र ग्राम प्राथमिक शिक्षण मंडल आरंभ किया। सन 1944 में उन्होंने समान विचारों वाले साथियों को जोड़कर समता संघ की स्थापना की। अन्ना को बहुत से सम्मान मिले। सन 1942 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1955 में अन्ना को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1958 में 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्हें भारत रत्न दिया गया। 9 नवंबर 1962 को अन्ना का निधन हो गया, लेकिन वे आज भी उन लाखों भारतीय नारियों के प्रयासों में जीवित हैं जो शिक्षा के जरिए अपने हालात बदल रही हैं और दिनों दिन आगे बढ़ रही हैं, आगे और आगे। मान का भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा।
जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।